आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इसे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो दो ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव से ये मिलकर बनी हुई है, और सजीव और निर्जीव दोनों साथ साथ ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर पढ़ते हैं तो आप सजीव हो गए, और जो भी आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो सब निर्जीव हो गई। अब इनमें मुख्य अंतर क्या है? सजीव भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, निर्जीव जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। फिर भी दोनों में बहुत अंतर होता है, और वो अंतर किस वजह से है उसके बारे में हम यहाँ पे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो सजीव होता है उसके सजीवों के शरीर में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई संगठन नहीं पाया जाता। निर्जीव में ऐसा कोई भी संगठन नहीं पाया। अब इसे हम समझें तो क्या होगा कि देखिए, अब जैसे कोई सरलतम जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसका जो सबसे छोटा सूक्ष्म जीव घटक होगा, सूक्ष्म जीव अणु से बना होगा। अब फिर उन छोटी छोटी कोशिकाओं से फिर एक विशिष्ट ऊतक बनेगा, फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करेंगे, और अंग का निर्माण होने के बाद एक अंग तंत्र बनेगा। जैसे बहुत सारे अंग, हमारा मुख, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण हुआ, वैसे फिर अंग जो है अंग तंत्र का निर्माण किए, और अंग तंत्र से फिर हमारा पूरा शरीर बनता है। लेकिन निर्जीव में हमें ऐसा कोई भी संगठन देखने को नहीं मिलता। फिर बात करें दूसरे गुण की, तो सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सांस लेना, वृद्धि करना, प्रजनन करना, ये सारे गुण पाए जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे रक्त में भोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है। फिर जो वर्ज्य पदार्थ हैं उनका परित्याग भी होता है, हम गति भी करते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए जाते। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे निर्जीव चलते हैं, बोलते भी हैं, परंतु उनमें जैविक लक्षण नहीं पाए जाते, जैसे वो सांस लें, वृद्धि करें। अगर हमारे पास कोई भी एक निर्जीव है तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल में वृद्धि कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो इसलिए वो सजीव है। तो निर्जीव में लक्षण नहीं पाए जाते। फिर सजीव अपने शरीरों की मरम्मत और अनुरक्षण करते हैं। देखिए, जो भी सजीव है अपने शरीर का मरम्मत भी करेंगे और अनुरक्षण, उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। निर्जीव ऐसा कुछ नहीं करता। अगर कोई निर्जीव चीज टूट जाए तो वो खुद से उसकी मरम्मत नहीं करता। लेकिन सजीव, जैसे हमारे शरीर में कहीं खरोच लग जाए, कहीं कट जाए, तो वो खुद से शरीर की कोशिकाएं उसे फिर से मरम्मत करती हैं, उसका मेंटेनेंस करती हैं। अगर किसी भी निर्जीव चीज़ को, उसमें अगर ईंधन की कमी हो जाए तो वो नहीं कहता कि मुझे ईंधन चाहिए। लेकिन हम सजीव, अगर हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं और भोजन लेते हैं। ये हो गए सजीव के और निर्जीव के बीच में जो मौलिक कारण है उनकी विभिन्नता का वो। ठीक है, आगे बात की जाए तो जैव पराक्रम क्या होता है। जैव पराक्रम, ठीक है, तो जैव पराक्रम वो जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रिया, वो सभी कार्य जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर के अनुरक्षण का या किसी भी जीव के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव पराक्रम कहलाता है। अब वो कौन कौन से पराक्रम होंगे, कौन कौन से पराक्रम हो सकते हैं? तो पहला है पोषण हो सकता है। हम अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमें पोषक तत्व नहीं मिलेगा, उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। फिर श्वसन, श्वसन भी बहुत आवश्यक है। इससे हमें, जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारी कोशिकाओं में इसी के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर वाहन जो है ट्रांसपोर्टेशन, हमारे शरीर में वो रक्त की सहायता से ही पोषक तत्व तो सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। फिर ऑक्सीजन भी सभी कोशिकाओं तक रक्त की सहायता से ही पहुंचता है, और वहां से फिर अपशिष्ट पदार्थों का वापस वहन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाना, ये सब कुछ वाहन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एक जैव पराक्रम हो गया, श्वसन भी हो गया, और साथ ही साथ उत्सर्जन। जैसे हमारी ये कोशिका है, उसमें ऑक्सीडेशन करने के बाद, ऑक्सीकरण करने के बाद बहुत सारा CO2 का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, और अगर वो कोशिका से बाहर नहीं निकले तो वो जहरीली हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगा, और हमारी कोशिका की डेथ हो जाएगी, और अंततः पूरे शरीर में बीमारी हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो वैसा कोई भी प्रक्रम ना जो हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेवार हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो
जैव प्रक्रम है, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। अब देखिए इसके साथ साथ बहुत सारे जुड़े हुए भी अन्य प्रक्रम होते हैं, जैसे नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे हम इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। फिर जनन हो गया, आनुवांशिकता हो गई, विकास हो गया, ये सब भी हमारे जैव प्रक्रम से संबंधित हैं, लेकिन सीधे संबंधित नहीं है, सीधा संबंध नहीं रखता। तो उन्हें हम नहीं बोल सकते कि जैव प्रक्रम है, लेकिन इनका हमारे अनुरक्षण से, इनका हमारे अस्तित्व के कायम रखने में सीधा संबंध होता है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये पोषण, श्वसन और वहन, उत्सर्जन, ये सभी के सभी जैव प्रक्रम है। अब देखिए जीव धर्म में शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। अब अगर हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं पादप कार्यकी, और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं जंतु कार्यकी। ठीक है, अब पोषण की बात की जाए, देखिए अब सबसे पहला जो है टॉपिक वो है पोषण। सबसे पहला जो है जैव प्रक्रम वो पोषण है। अब पोषण एक जटिल प्रक्रम है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले हम भोजन करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद वो हमारी कोशिका में जाती है, फिर वहाँ पर उसका संश्लेषण करके शरीर की रचना करना, टूट फूट की मरम्मत करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन, जैसे हम श्वसन कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो सब कुछ हमें पोषण से मिलता है। प्रजनन करने के लिए वो सब कुछ हमें ऊर्जा जो है वो पोषण से ही मिलती है। अब जब भी पोषण होगा तो भोजन हम करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन क्या होता है? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना करते हैं, मतलब हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, भागों की मरम्मत भी करते हैं, टूटे फूटे भागों की, फिर हमें वृद्धि करने में सहायक हों, विकास करने में, जनन क्षमता प्रदान करने में, और ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, ठीक है, और नियमन के लिए कार्य करते हैं। तो हम बोलते हैं कि वो भोजन है। अगर हमें किसी भी खाद्य पदार्थ की ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है, वृद्धि हो रहा है, जनन क्षमता का विकास हो रहा है, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो भोजन है। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि परंतु जीव के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते, तब जाके हम कहेंगे कि वो पदार्थ भोजन है, अन्यथा वो भोजन नहीं है। अब कार्य के अनुसार हम भोजन के जो प्रकार होते हैं उसे 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो एक भोजन होता है हमारा शरीर में, बॉडी बिल्डिंग होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, इन्हें खाएंगे तो हमें जैसे मान लीजिए मांस मछली खा रहे हैं तो हमें मसल्स गेन होगा, मांसपेशियाँ मिलेंगी, तो इसे हम बोलते हैं शरीर निर्माता या बॉडी बिल्डिंग भोजन है। फिर आता है एक ऊर्जादायक, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इन्हें हम अधिक मात्रा में क्या मिलेगी? ऊर्जा। जैसे हम हमारे अनाज में और हमारे खाद्य में, भोजन में सबसे अधिक मात्रा या अहम भूमिका जो होती है, महत्वपूर्ण अवयव जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, साथ ही साथ वसा, दोनों से हमें ऊर्जा मिलेगी, तो इन्हें हम बोलते हैं ऊर्जादायक। फिर होते हैं एक रेगुलेटर्स जो हमें बीमार रखने से बचाते हैं, हमारे शरीर में सब कुछ नियंत्रण रखते हैं, तो वो होते हैं विटामिन और खनिज। तो इस प्रकार हम भोजन को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला जो शरीर निर्माता, ऊर्जादायक, नियंत्रक, जो खनिज और विटामिन है। आगे भोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण नाम में ही है, जब खुद से पोषण कर ले, खुद से कोई जीव अपना पोषण कर लेता है तो उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, वो स्वपोषी हैं, खुद से पोषण करते हैं। वो करते क्या है कि कुछ कार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O का जो ये अकार्बनिक पदार्थ है इसका विखंडन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषण करके अब भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें सारे हरे पौधे और कुछ जीवाणु आते हैं। अब जो जीवाणु हैं उनमें बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, वो भी जैसे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो जीवाणु में बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, और वो प्रकाश की सहायता में जल को तोड़ते नहीं है, लेकिन उसके अकार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर जीवाणु में और पौधों में अंतर एक और ये है कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन जीवाणु ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते, परंतु दोनों को हम स्वपोषी बोलेंगे। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो अकार्बनिक प्रकाश की उपस्थिति में सिर्फ अकार्बनिक, तो उन्हें हम रसायन जो होता है कार्बनिक, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन से, सल्फर से, तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो रसायन स्वपोषी जीवाणु है। फिर बात आती है परपोषण की।
तो नाम में ही है परपोषण, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, तो बोलते हैं परपोषण। अब इसमें सभी जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और वे इन पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और फिर हमारे अमाशय में, सॉरी अमाशय में नहीं, छोटी आंत में पीत रस की सहायता से उसका विखंडन हो जाता है ग्लूकोज में। हमारे प्रोटीन का विखंडन अमीनो अम्ल में होता है अमाशय में, फिर वसा का वसा अम्ल में भी होता है छोटी आंत में। तो हम जटिल पदार्थों को उपयोग करते हैं और उनका अपघटन करके सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर उनका उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए करते हैं। तो हम बोलते हैं कि वो परपोषण कर, ठीक है। अब अपघटन के लिए वो जैव उत्प्रेरक का उपयोग किया जिसमें इंजाइम किया था। देखिए इनका पाचन जब हमारे शरीर में, जब हमने परपोषण कर, हम दूसरे चीज़ों को खा रहे हैं, जैसे इंसान वो क्या करता है कि पेड़ पौधों से प्राप्त हुए अनाजों को खाता है, वो जटिल पदार्थ है, उनका अपघटन कर। अब उनका अपघटन हमारे आमाशय में, हमारे आहार नाल में अपने से नहीं होता, उसे वो पचाने के लिए कुछ इंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे अमाशय में पेप्सिन, जठर रस है, छोटी आंत में आंत रस है, फिर यकृत से पीत रस, अग्नाशयी रस, ये सब। तो इन्हें जो उत्प्रेरक हैं, जो अपघटन का कार्य करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, वो इन्हें हम इंजाइम कहते हैं। और ऐसे जीव जो ये पोषण करते हैं इस प्रकार का, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो इन्हें सीधे शब्दों में समझे तो अपना भोजन जो स्वयं प्राप्त करे, खुद से बना ले, तो उसे हम पर स्वपोषण बोलेंगे, स्वपोषी है वो। वैसे पोषण को स्वपोषण और वैसे जीव को स्वपोषण। जो दूसरे पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, वो परपोषी, और वैसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। स्वपोषण की बात करें, स्वपोषी पोषण की, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। मतलब अपना जो भी जीव होगा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। और यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित करता है। बाहर से भोजन लेगा और उसे ऊर्जा के रूप में संचित करके रखेगा। अब ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ कौन कौन से हैं जिसको उपयोग किया जाता है? तो पहला आता है कार्बन। चार मुख्य पदार्थ होते हैं, कारक हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और तथा क्लोरोफिल। ये चार कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं या स्वपोषी पोषण में मदद करते हैं। अब इन्हीं के उपस्थिति में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संश्लेषण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल को कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये स्वपोषी पोषण में ऐसी चीज होती है। और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। मतलब पौधे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने में करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, मतलब पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें मंड या मंड के रूप में संचित कर लिया, स्टार्च के रूप में संचित करके रख लिया जाता है। इंसानों के या जंतुओं के शरीर में भी जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग तुरंत नहीं किया जाता, उसे ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित संचित कर लिया जाता है। ठीक, इसके आगे लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।